अब यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड, सिल्वर और रुपी के ऊपर इंक्रीज कर दी गई है। क्यों? क्योंकि ऑयल प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हुए हैं और जो रुपी की वैल्यू वो डिप्रिशिएट हुई। और देखो इनडायरेक्टली आप उसको कंपेयर कर सकते हो, डायरेक्ट पैरामीटर नहीं है वो, तो उसको हम एकदम से नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड वाले के साथ मैंने करना था मेंशन, हाँ, मतलब आइटम्स उसमें क्लियर्ड होती है ना कि आपने यही वाली चीजें इससे परचेज करनी है, तो वो लास्ट में आएगा। जैसे आप आंसर राइटिंग करते हो ना, मैं बोलती हूँ ये पॉइंट तब लिखना है जब कुछ नहीं याद आया, बस यही पॉइंट याद आ रहा है, तो वो वाली सिचुएशन बनेगी इस केस में। अच्छा, अब ये गोल्ड वाला आ गया, पहले वैल्यूज देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी है गोल्ड एंड सिल्वर के इंपोर्ट्स पे 5% से कर दी 10%। नंबर 1 जो आपने याद रखना है AIDC, या यहाँ पे एग्रीकल्चर आना था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, इसको एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटीज आ गई। 1% थी पहले इंपोर्ट ड्यूटी, अब इसको कर दिया है 5%। इनडायरेक्टली आपने क्या किया, प्राइसेस को बढ़ाना शुरू करा। नेक्स्ट आता है टोटल इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी। अगर देखें गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर, तो एज ऑफ May 13, 2026 ये पहुंच चुकी है 15% पे। ये टोटल की बात कर ली। इसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी जो प्लेटिनम के ऊपर है वो पहले 6.4% था, अब ये पहुंचा दी है 15.4% के ऊपर। ये एज अ मेटल की बात करी। और अगर वहीं पे जो गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी है, इनकी जो फाइंडिंग्स है, फाइंडिंग मतलब जो इनसे रिलेटेड और भी चीजें बनी होती हैं, उनके ऊपर ये 5% रेज करी है। और प्लेटिनम की जो फाइंडिंग्स है, मतलब प्लेटिनम के वो स्क्रूज एग्जाम्पल दिया था, क्लैंप्स आगे, वो 5.4% पे दिया है। अभी सिर्फ इन वैल्यूज को बचा लो, क्योंकि इसमें से प्रीलिम्स टाइप की स्टेटमेंट आ जाती है। अब देखो आज तारीख है 14 और ये अभी सिनारियो चले हैं, तो यूपीएससी में पक्की बात नहीं है कि इसमें से कुछ पूछेंगे। रीजन पेपर डल गया होगा अभी तक, तो ठीक है, तो अब चांसेस नहीं है कि इसके बाद के आर्टिकल्स आपसे पूछे जाएं, बट स्टिल डायनेमिक्स तो पहले से चलती आ रही है, तो शायद कुछ ना कुछ रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाए। नाउ रीजन क्या है, तो रीजन वही है, ड्यूटी को क्यों इंक्रीज करा, तो ये आपने पढ़ लिया। अब पढ़ते चलो इसको कि नॉन एसेंशियल इंपोर्ट को रिड्यूस करना है, कि जरूरत नहीं है तो खरीदने क्यों है, तो अभी के लिए पॉज लगा दो। नंबर 2, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें मेंटेन करनी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात करी, इसमें आपका इन्फ्लेशन आ गया, एम्प्लॉयमेंट आ गई, वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। देन कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स को कंजर्व करना है, मतलब बचाना है, वो जो यहाँ पे इंपोर्ट बिल हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टिनिटी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से बढ़ रखी है, तो उसको भी हमने देखना है, तो उसी के चलते ये सारी अनसर्टिनिटी को मेंटेन करना है। एम करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर से वो प्रेशर घटाना है, ये बढ़ता ही जा रहा है, इसको रिड्यूस करवाना है। एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि जो स्टेबिलिटी हमें मेंटेन करनी थी, उसके ऊपर भी फोकस करना है। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे याद क्या रखना था, ये वाला पार्ट याद रखना था, जो वैल्यूज में चेंजेस करे गए हैं। नेक्स्ट आ गया गोल्ड इंपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंडिया में अगर देखें, क्रूड ऑयल के बाद जो दूसरी कमोडिटी आती है वो गोल्ड ही है। कल आपने पढ़ा था 700 से 800 टन पर ईयर इतना गोल्ड इंडिया के अंदर इंपोर्ट ही करा जाता है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 गोल्ड इंपोर्ट को अगर देखोगे तो 24.1% राइज हुआ है, मतलब वैल्यू इसकी लगभग 71.97 बिलियन यूएस डॉलर की थी। इतने का गोल्ड खरीदा हमने, पर याद रखना जो गोल्ड के प्राइसेस है वो भी 40% बढ़े थे, तो मतलब उतना ज्यादा गोल्ड हमने खरीदा तो नहीं बाय वेट, पर प्राइसेस बढ़ रखे थे, तो इंपोर्ट बिल तो क्या हुआ। अब सुनना यहाँ पे ध्यान से, गोल्ड ही है दोबारा से, मान लो गोल्ड को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कहां से, तो दुबई से एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्रॉम दुबई। अब जब ये खरीदा ना हमने, फाइनेंशियल ईयर का कंपैरिजन अगर करें, तो जब खरीदा तो जो गोल्ड के इंपोर्ट है वो 24.1% इंक्रीज करे, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 बोल रहा है कि इसकी जो वर्थ वैल्यू थी वो 71.97 बिलियन यूएस डॉलर की थी, ये सेकंड कंडीशन आई। एंड थर्ड बोल रहा है कि 40% ये जो गोल्ड के प्राइसेस हैं ये इंक्रीज करें, ये प्राइसेस है, पर अगर इंपोर्ट की क्वांटिटी देखें ना तो वो गिरी है। तो अगर गिरी है तो ऑब्वियस सी बात है, इतना ज्यादा अगर 24.1% सर्ज आया है तो वैल्यू बढ़ गई है गोल्ड की, तो इसी वजह से इंपोर्ट के बिल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, सुनो, क्वांटिटी घटी है गोल्ड की, और 24.1% जो इंपोर्ट है वो राइज कर रहे हैं प्राइस की वजह से। अब बताओ इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट बिल आपका बड़ा होगा या घटा होगा, अरे बड़ा ही होगा ना, क्वांटिटी घटी वो मैटर ही नहीं कर रहा, पैसा तो ज्यादा ही जा रहा है ना, तो इंपोर्ट बिल तो बड़ा ही है। ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना था यहाँ पे, क्वांटिटी एंड दूसरी तरफ है प्राइस। आपने बल्क में आपने 2 चॉकलेट्स खरीदी चलो चॉकलेट भी छोड़ो, क्या खाते हो तुम वो बताओ, अब तुमसे पूछती हूँ, अब मैं भी थक गई खुद का नहीं, मतलब मैं अपने हिसाब से एग्जाम, चिप्स ले लिए, कितने का आता है चिप्स। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, गोल्ड थोड़ा भारी लग रहा है तुम्हें अगर, तो चॉकलेट वगैरह उठा लेते हैं। एक 5 स्टार की चॉकलेट है, बस दांत में फंसती है बट स्टिल 5 स्टार है। अब ये जो 5 स्टार है ना, 2025 में कनव ने खरीदी ₹10 की, ठीक है, 10 रुपीज की, 10 रुपए की, तो इसने बोला मेरे को 5 चाहिए, कर लो कितना रुपए हो गया, 50 ये किसने बोला 100,
गलत गलत पर्सन उठा लिया मैंने ये चॉकलेट के लिए, चलो ठीक है जो भी है। ये 50 रुपए हो गए, ठीक है। हाँ पहुंचे पहुंचे इन्फ्लेटेड वैल्यू वाले, ठीक है। अब 2026 में क्या हुआ, कनवी है, इसने बोला कि मैंने चॉकलेट आज भी कितनी खरीदनी है, 5 ही खरीदनी है, पर अब जो प्राइस है वो 20 हो चुका है। अब ये कितना हो गया, 100। अब ये जो चॉकलेट थी ये इंडिया में नहीं बनी थी, इसने बोला मैंने बाहर से ही मंगवानी है। वो कौन सी आती है दुबई की बड़ी फेमस सी चॉकलेट, कुनाफा, एन होता है ना उसमें, कुनाफा, वो बीच में पता नहीं क्या क्या स्टफिंग करी होती है। अब कनम ने बोला खरीदनी बाहर से है। अब पहले जब इसने दुबई से मंगवाई तो इसको 50 रुपए की पड़ी थी, ठीक है। अब जब इसने मंगवाई तो इसने 100 रुपए की मंगवाई, क्वांटिटी वही है, पर क्वांटिटी में आप क्या देख रहे हो, प्राइस सर्च कर चुका है। अब बताओ इंपोर्ट बिल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा वो। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, बेशक क्वांटिटी घटी है। यहाँ पे चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस बार 4 ही मंगवाई थी फिर भी प्राइस कितना है, 80, फिर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है आपकी, क्वांटिटी बेशक घटी पर प्राइस जो था वो बढ़ चुका था। लग गया पता, तो यही सेम गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, कहाँ पे 5 स्टार, कहाँ गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, तो उसके साथ हमने इसको कंपेयर करके अब समझ लिया। अब कर लोगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब भी बात आएगी, करंट अकाउंट दिमाग में रखना है, कैपिटल अकाउंट दिमाग में रखना है। करंट अकाउंट की बात करें वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स आगे, गुड्स वगैरह के, सर्विसेज के। एंड दूसरी तरफ जब कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स आ गई, बोरोइंग्स आ गई, लेंडिंग्स आ गई। क्योंकि आप पैसा दोगे भी तो ऐसा थोड़ी है उधारी लोगे हमेशा, कभी कभी उधारी दोगे भी, तो लैंडिंग भी उसमें इंक्लूडेड है। बस बैलेंस ऑफ पेमेंट सबको इधर करंट अकाउंट पहले कैलकुलेट करा जाएगा, वो या तो प्लस में या माइनस में जो भी उसकी वैल्यू निकल के आएगी। देन कैपिटल अकाउंट का वैल्यू प्लस या माइनस में निकल के आएगा, फिर जो भी प्लस माइनस निकल के आएगा था उसको भी फर्दर प्लस माइनस किया जाएगा, फिर आपके पास एक नंबर निकल के आएगा जो कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन मेंटेन कर रहा है इंडिया में, आरबीआई, सेंट्रल बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेक्स को कौन मेंटेन कर रहा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक्स को थोड़ी दे सकते काम, बीच में से एक खाएगा पक्का और वो डुबाएगा, तो इसलिए आरबीआई खुद देखता है, सेंट्रल बैंक खुद देखता है। लग गया ना पता इसके बारे में। अब इसके आर्टिकल में ज्यादा नहीं करवाऊंगी, आने वाले वीक में आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे वो, पर कॉन्सेप्ट अगर देखोगे घूम फिर के एक ही जगह पे आओगे। न्यूज़पेपर में आज वो केमिकल फर्टिलाइजर वाली केस स्टोरी आप पढ़ोगे, उसमें सिर्फ श्रीलंका वाला मेंशन करा है कि वहां पे क्या क्या हुआ था, पर वो बैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पहले बोल दिया, यहाँ पे वॉलंटरली बोला है कि आप केमिकल फर्टिलाइजर से नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना शुरू करो, बैन नहीं लगा है। बैन तो खुद ही लग जाएगा जब सप्लाई डिसरप्ट होगी, अगर फर्टिलाइजर आया ही नहीं तो वो एक तरह का इनडायरेक्ट बैन ही है, पर गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट नहीं करी ऐसा। श्रीलंका के केस में बैन हुआ था, वहां पे बोल दिया कि अब नहीं आएगा कुछ नहीं। अब जब कुछ नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात थी, उनके जो इंपोर्ट बिल में इतना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर आ रहा था वो एकदम से जीरो हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। उसके बाद स्विमिंग पूल के वीडियोस वगैरह आपने देखे ही है, कहीं कपड़े धो के वो उधर फ्लैग वाली जो पोजीशन होती है वहां पे डाल के बैठे हुए, पता नहीं क्या ही चल रहा था, तो प्रोटेस्ट भी वायलेंट हुआ, ठीक है। यही आर्टिकल घूमेंगे थोड़े दिन के लिए जो अपील के अराउंड है। बाकी वर्क फ्रॉम होम, इसके ऊपर यूपीएससी ने मेंस में एक क्वेश्चन पूछ लिया था 2021 के पेपर में, और पूछा यही था, क्रिटिकली एनालाइज करना है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से एक सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़े। अब पॉजिटिव भी बताने थे, नेगेटिव भी बताने थे। पॉजिटिव एंड कीवर्ड था यहाँ पे सोसाइटी और इकोनॉमिक्स भी पूछा था। इकोनॉमिक मतलब आपको पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना था, कईयों की जॉब भी गई थी पर वहीं पे बल्क में भी इन्वेस्टमेंट्स हुई थी। एंड दूसरा सोसाइटी, फैमिली वगैरह का सिनारियो आ जाना था। कई जगह पे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा और कई जगह पे वही चीज इंप्रूव भी हुई, कहीं बेटर टाइम अपना नहीं स्पेंड कर पाते थे फैमिलीज के साथ, वही चीज इंप्रूव भी हुई, पर दूसरी तरफ वायलेंस के केसेस भी आए थे। तो इस तरह से सवाल बन जाते हैं। ये अपील के अराउंड थोड़े दिन के लिए आप न्यूज़पेपर अगर खोल के देखोगे